नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी मध्य यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। ऑस्ट्रिया के साथ हमारे संबंधों की महत्ता का पता इस बात से लगता है कि 1950 के दशक में ऑस्ट्रिया को एक महत्वपूर्ण संप्रभु और तटस्थ राष्ट्र के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी मदद पहुंचाई थी। तो ऑस्ट्रिया के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ऑस्ट्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आज भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इन न्यूज़ के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने जा रहा है इसके सामान्य परिचय को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इस यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा से किस तरह की अपेक्षाएं हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों पर सामान्य प्रकाश डालेंगे और फिर देखेंगे किस प्रकार से ये संबंध व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकसित हुए हैं। सांस्कृतिक संबंधों के अंतर्गत ही भारतीय डायस्पोरा के बारे में भी सामान्य तथ्यों का पता करेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सकें। तो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। रूस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद जहां पर रूस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मध्य यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं और ऑस्ट्रिया की ये उनकी 2 दिवसीय यात्रा है, यानी 9 और 10 जुलाई को वो ऑस्ट्रिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा विशेष तौर से इसलिए खास है क्योंकि ये 4 दशकों के बाद, लगभग 40 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। इस दृष्टिकोण से ये खास हो जाती है और साथ ही 1949 में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। तो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भारत और ऑस्ट्रिया के बीच है। इस दृष्टिकोण से भी ये यात्रा खास है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट तौर पर कहना है भारत और ऑस्ट्रिया कुछ मूल्यों को साझा करते हैं जो लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, फ्रीडम से जुड़े हुए हैं यानी स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं के आधार पर भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों का विकास निर्माण भविष्य में किया जाना है। तो इन संबंधों को, ये इन मूल्यों के आधार पर अगर विकास होगा तो भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों भविष्य में, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, उनके विकास होने की संभावना, विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सब कारणों से ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो इस यात्रा का एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं जिनका नाम है कार्ल नेहमर, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। इससे पहले वो अक्टूबर 2021 में COP26 की जो बैठक ग्लासगो में हुई थी, इस बैठक के दौरान ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर अलेक्जेंडर शालेनबर्ग से मिल चुके हैं। अलेक्जेंडर शालेनबर्ग वर्तमान में ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री हैं। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसी प्रकार से वर्ष 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच की बैठक हुई थी, उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने उस समय के चांसलर क्रिश्चियन केर्न के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से इस यात्रा के दौरान, जो 9 और 10 जुलाई को यात्रा हो रही है, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और साथ ही चांसलर कार्ल नेहमर के साथ भी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापारिक नेताओं से मुलाकात, भारत और ऑस्ट्रिया के जो प्रमुख व्यापारिक नेता हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो वियना में भारतीय प्रवासी हैं उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जो सामान्य तौर से वो विदेशी यात्राओं के दौरान करते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम है, ये यात्रा का सामान्य परिचय है। इस यात्रा से किस तरह की अपेक्षाएं हैं? सबसे बड़ी अपेक्षा ये है कि इससे भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो साझेदारी है उसका दायरा बढ़ने वाला है। उसके दायरे को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। आपसी हित के जो भी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो वैश्विक महत्व के मुद्दे हैं, उनको सुलझाने में इससे मदद मिल सकती है। खास तौर से जो रूस यूक्रेन युद्ध है उस पर किसी तरह की अगर सकारात्मक बातचीत होती है तो भविष्य में एक पीस को स्थापित करने के अंतर्गत एक पृष्ठभूमि का निर्माण हो सकता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप का एक प्रमुख देश है
और यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके दृष्टिकोण से भी ऑस्ट्रिया का विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है, और साथ ही यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है ये भी ऑस्ट्रिया में है। इन सभी 4 संगठनों का जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया में है। साथ ही ऑस्ट्रिया और भारत के बीच बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, हाई टेक्नोलॉजी, उच्च प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भी सहयोग की बेहद ज्यादा संभावनाएं हैं। इसी साल फरवरी में भारत और ऑस्ट्रिया ने एक स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ाना और ज्ञान साझाकरण, नॉलेज पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है। भारत और ऑस्ट्रिया ने प्रवासन और गतिशीलता पर भी एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय हैं, जो काम करने वाले भारतीय हैं, उनको वहां पर किसी तरह की समस्याएं ना आए, और साथ ही ऑस्ट्रिया में इलीगल माइग्रेशन को रोकने में भी मदद मिले। कई ऑस्ट्रियाई कंपनियां भारत में निवेश करती हैं, उनकी भारत में मौजूदगी है। इस दृष्टिकोण से भी भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध महत्वपूर्ण है। तो यात्राओं से इस तरह की अपेक्षा है कि इन सभी क्षेत्रों में विस्तार होने की संभावना है दोनों देशों के संबंधों की। भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध किस तरह से इतिहास में रहे हैं, इसकी भी एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1947 में भारत को आजादी मिली थी और 1947 में ही ऑस्ट्रिया ने भारत की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 1949 में हुई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के दशक में ऑस्ट्रिया को एक संप्रभु राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने के अंतर्गत विशेष तौर से मदद की थी। आप जानते हैं कि दोनों विश्व युद्धों, चाहे वो जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, दोनों विश्व युद्धों के केंद्र में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया और हंगरी था। इसके बाद 1950 के दशक में ऑस्ट्रिया ने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया। उस तटस्थ दृष्टिकोण को डेवलप करने में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका भी विशिष्ट मानी जाती है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में ऑस्ट्रिया की यात्रा भी की थी। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई शिक्षाविद डॉक्टर हंस कोचलर का कहना है कि एक संप्रभु और तटस्थ ऑस्ट्रिया का उदय में जवाहरलाल नेहरू की विशेष तौर से भूमिका रही। नेहरू के सबसे प्रबल वैश्विक प्रशंसकों में एक ऑस्ट्रियाई भी शामिल थे, जिनका नाम था ब्रूनो क्रेस्की, जो 1970 से 1983 के दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर भी रहे और 1980 में ये भारत की यात्रा पर भी आए थे। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था, लेकिन 1983 की उनकी यात्रा के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की अब तक यात्रा नहीं हुई है। 1984 में तत्कालीन चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर फ्रेड सिनोवाक्स की यात्रा भारत हुई थी। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री की कोई यात्रा 1983 के बाद नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों को चलाने के लिए लगातार राष्ट्रपति आते जाते रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति KR नारायण ने 1999 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी, उसी प्रकार से ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति हेंस फिशर ने 2005 में, उसी तरह से ऑस्ट्रियाई उप चांसलर जोसेफ प्रोल ने 2010 में, और भारतीय राष्ट्रपति ने 2011 में, जिस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी, ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। तो दोनों देशों के संबंधों को एक तरह से तालमेल बैठाने का लगातार इन दौरों के माध्यम से प्रयास किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 40 वर्षों बाद हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को देखें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है, जो 2023 में बढ़कर के $2.393 बिलियन हो गया है। इसी तरह से भारत ऑस्ट्रिया को इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, परिधान, जूते और रसायन निर्यात करता है, और वियना से भारत को जो चीजें आती हैं उनमें प्रमुख है मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स और रसायन। इसी तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2023 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी, और उस दौरान एक महत्वपूर्ण समझौता जो हुआ था, 5 लगभग समझौते हुए, एक महत्वपूर्ण समझौता था वर्किंग हॉलिडे। इस समझौते में भारतीय छात्रों को 6 महीने तक काम करने में सक्षम बनाया गया था ऑस्ट्रिया में। तो ये व्यापारिक संबंधों की बात हुई। अगर हम सांस्कृतिक संबंधों की देखें तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है ये 16वीं शताब्दी से ही माने जाते हैं, और 20वीं शताब्दी में 1921 और 1926 में भारत के महत्वपूर्ण विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर ने वियना की यात्रा की थी। ऑस्ट्रिया समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के लिए जाना जाता है, और वहीं वियना ऑर्केस्ट्रा, संगीत और महान संगीतकारों की विरासत के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रिया में विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार लगभग 31,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से अधिकांश केरल और पंजाब के हैं,
और इनका जो ये मुख्य क्षेत्र है जहां पर ये काम करते हैं वो है स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र निकाय, जिनकी अभी हमने चर्चा की थी। वे मोटे तौर पर एनआरआई और जो पीआईओ है उसके बीच समान रूप से विभाजित हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियंस के रूप में ये विभाजित हैं। और 500 से अधिक भारतीय छात्र ऑस्ट्रिया में वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो भारतीय डायस्पोरा की ऑस्ट्रिया में उपस्थिति बताते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय डायस्पोरा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों के विकास में कितना महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संगठनों का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।